नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। तो केमिकल काइनेटिक का लेक्चर नंबर 4। अभी तक आपने पिछले 3 लेक्चर देखे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, एक्सप्रेशन लिखना सीखा था, एग्जांपल्स कर रहे थे। आज हम फैक्टर्स की बात करेंगे। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, आपके अफेक्ट करते हैं, परेशान करते हैं, उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझने वाले हैं। और अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे समय के साथ। तो आज हम बात करेंगे किसकी बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कैसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे हुए 7 फैक्टर्स हैं, एक एक करके एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेक्चर लंबा नहीं खींच रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड भर दूंगा या समझाते जाऊँगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बोलते जा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा साथ ही साथ, ताकि आपको सहूलियत रहे, आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो पहला है आपके पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका नेचर का जो मतलब है वो 2-3 चीज़ों से होता है। सबसे पहला जो यहाँ से लेने का, यहाँ से जो मतलब आएगा वो आपका आएगा फिजिकल स्टेट, है ना। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ फिजिकल स्टेट। अब ये जो फिजिकल स्टेट है, इसका क्या मतलब है भाई? आपका गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, तो आपको पता ही है कि अगर रिएक्शन होने की बात अगर हम करते हैं तो रिएक्शन होने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 2 अलग अलग जो आपके स्पीसीज हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए, कोलिजन होनी चाहिए, टक्कर होनी चाहिए। टक्कर होने से क्या होगा, नया प्रोडक्ट बनेगा। जब तक आपकी 2 लोग मिलेंगे नहीं तब तक नई जनरेशन कैसे आप लेके आएंगे, ये आपको सोचने का विषय है ना। काफी गूढ़ विषय, आप सब लोग पारंगत हैं इस विषय में कि जनरेशन कैसे आप आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन का भी है, जब तक रिएक्टेंट आपस में टकराएगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो आपका जल्दी टकराएगा। तो अगर हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, और गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो गैस ग्रेटर देन, फिर लिक्विड, फिर ग्रेटर देन, फिर आपका सॉलिड। तो ये 3 चीजें हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्शन का रेशियो रहेगा, सबसे ज्यादा रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, वो कौन करेगा? आपका सबसे ज्यादा वो करेगा आपका गैस करेगा, है ना। यानी रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपकी किसी की ज्यादा होगी तो आपकी किसकी ज्यादा होगी? गैस की ज्यादा होगी। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि गैस की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने वाली है। ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसी के अंदर, नेचर की बात कर रहे हैं तो वो नेचर में यहाँ पे क्या हो सकता है, सरफेस एरिया। एक और यहाँ पे हो सकता है, पहला तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी किसी भी रिएक्टेंट की, उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्यों भैया? जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आसानी से, उतने ही ज्यादा लोग आपके क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और जितने ज्यादा लोग कोलाइड करेंगे उतनी ही ज्यादा रिएक्शन होने की टेंडेंसी होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे सरफेस एरिया एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा, कि सरफेस एरिया यहाँ पे इसी तरीके से बढ़ेगा। जैसे आपको पता है कि सॉलिड से ज्यादा पाउडर फॉर्म में रिएक्शंस आसानी से होती है। जैसे आपको पता है जिंक ग्रेनुलस यूज करते हैं, है ना। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाउडर की रिएक्शंस पढ़ी होंगी काफी, कि पाउडर कैटलिस्ट होगा तो ज्यादा आसानी से रिएक्शन हो जाती है। तो ये सरफेस एरिया यही है, यही सरफेस एरिया का फैक्टर है जो नेचर में डिपेंड करेगा। तीसरा आपका बोल सकता है कि केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यार इसका क्या मतलब है कि केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट? इसका सीधा सा मतलब है कि केमिकल बॉन्डिंग कैसी है। केमिकल बॉन्डिंग, उम्मीद है बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आपका सबका क्लियर होगा कि बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होगी तो भैया आपस में बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग है तो तोड़ने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, और ज्यादा मेहनत लगेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बॉन्डिंग अगर वीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रीजन क्या है कि बॉन्डिंग आसानी से टूट जाएगी। दूसरा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है।
नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है कि सिंगल, डबल, ट्रिपल ऐसे बॉन्ड अगर बने तो आपको पता ही है कि एक बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी, दो को ज्यादा, तीन को और ज्यादा, चार होंगे तो और भी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही निकल के आएगा किसका, नेचर के अंदर। एक और कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना कि रिएक्टेंट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, रिएक्टेंट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और प्रोडक्ट की बात करें तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, रिएक्शंस कर सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आते हैं सेकंड पे, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम। यार देखो, कंसंट्रेशन का जो टर्म है उसमें अगर मैं आपको बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, तो ये गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरी कहानी इस चैप्टर की कंसंट्रेशन बेस्ड है। आपने ऑर्डर का नाम सुना होगा, है ना? तो ऑर्डर क्या होता है? रिएक्शन का ऑर्डर। यही वो कोफिशिएंट है जो डिफाइन करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो यहां पे याद रखना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका ROR ये प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की पावर n के, और n हमारा क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। n हमारा क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो? तो इस बात को याद रखें कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को आप मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये आपकी कैसी वैल्यू होती है? एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, एक्सपेरिमेंटल। इज इट क्लियर? तो यानी जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सपोज करो यहां पे n की वैल्यू आपकी 1 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, n की वैल्यू -1 है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, n की वैल्यू हाफ भी हो सकती है, n की वैल्यू 3/2 भी हो सकती है, n की वैल्यू -2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो अगर 0 हो गई तो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो कुल मिला के याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट तो करती है कंसंट्रेशन, बट ये बात बिल्कुल ही गलत है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कंसंट्रेशन के। वो एक फैक्टर है जिसका नाम होता है बेटा ऑर्डर। उस ऑर्डर के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बारे में अगले लेक्चर में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं आगे, देखते हैं। थर्ड है हमारे पास टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूँ टेम्परेचर और कैटलिस्ट ये दोनों को, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर को मैं यहीं लिख देता हूँ। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे डिपेंड करेगा? सपोज आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दो टाइप की रिएक्शंस है आपके पास। तो मुझे ये बताइए कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने वाली है रिएक्शन को कराने के लिए, तो ऐसी रिएक्शन को करने के लिए आप खुद सोचिए कि अगर आपने एनर्जी दी तो रिएक्शन तेजी से होगी या स्लो होगी? तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होगी? तेजी से होगी, है ना? तो टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर आपका डेल्टा H पॉजिटिव है, ध्यान रखना एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से R इंक्रीज होगा। कब? जब आपका डेल्टा H पॉजिटिव है यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से R इंक्रीज होगा। और अगर आपका डेल्टा H नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से R डिक्रीज होगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगले फैक्टर के ऊपर आते हैं, कैटलिस्ट। बहुत ही बढ़िया। कैटलिस्ट की पहले अगर आप डेफिनेशन समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा।
कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होते हैं जो एक बाईपास प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्शन ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का जो लेवल है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो ये आपको क्या करेंगे, बाईपास प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रिएक्शन के लिए। और बाईपास रिएक्शन के लिए अगर प्रोवाइड करते हैं तो कम एनर्जी में ही रिएक्शन हो जाती है। क्या ये सारे कैटलिस्ट करेंगे? तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं और आपको पता होगा कि कैटलिस्ट भी कई तरीके के होते हैं। कैसे? कुछ कैटलिस्ट ऐसे हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, यानी जहां पे हमें रिएक्शन ज़्यादा तेजी से चाहिए वहां पे वो रिएक्शन को बढ़ाने का काम करेंगे। पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक्टिवेटर जिनके साथ लगेगा जो उसको और बढ़ाएगा। कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो किसी रिएक्शन को स्टॉप करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। अब ऐसे जो कैटलिस्ट हैं उनको हम बोलते हैं पॉइजनस कैटलिस्ट। कहीं पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन अगर हो जाती है और मैं चाहता हूं कि उस रिएक्शन को थोड़ा रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, तो ऐसी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइजनस कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के कैटलिस्ट का जो मेन पर्पस है वो यही है कि एक रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराना, उस अल्टरनेट पाथ के जरिए वो रिएक्शन जा सकती है जहाँ पे रिएक्शन तेजी भी होगी और हल्की भी हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आरएनएस जब हम पढ़ेंगे, आरएनएस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज तो केवल फैक्टर्स की बात कर रहे थे। अगला इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड रेडिएशन। यहाँ पे ज्यादातर कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना, आपको पता ही होगा फ्री रेडिकल, है ना। अब ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है, जैसे आपने हेलोजन, आपको पता है कि AgCl को आपने रख दिया खुला तो क्या होगा, है ना। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है जहाँ पे हेलोजन टूट टूट के आपका अलग अलग हो जाता था, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो केवल और केवल सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। तो ये सनलाइट क्या करेगा, एक तरीके से मीडियम का काम, कैटलिस्ट का काम करेगा। जो होगा तभी हो पाएगी रिएक्शन, नहीं होगा तो वो रिएक्शन को नहीं होने देगा, ठीक है। तभी आपने बहुत सारी मेडिसिन में देखा होगा कि उसको धूप से बचा के रखें, है ना, स्टोर इन डार्क प्लेसेस, ठीक है। वो रीजन क्या है कि वो डिसोशिएट ना हो जाए, टूट ना जाए। तो ये हो गया। अगला है पीएच ऑफ द मीडियम। बहुत बढ़िया रिएक्शन है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कोई रिएक्शन अगर आपकी बेसिक मीडियम में होने वाली है और आपने उसको एसिडिक मीडियम दे दिया तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और अगर आपने उसको एसिडिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन को एसिडिक मीडियम दे दिया तो रेट क्या हो जाएगा, तेजी से हो जाएगा। तो ये जो पीएच वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने देखा होगा कि मिथाइल ऑरेंज मिला देते हैं, इंडिकेटर वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा, मिथाइल ब्लू मिला दिया, फिनोप्थिलीन मिला दिया, तो वो एक पर्टिकुलर पीएच पे आके क्या देता है, आपका कलर देने लगता है। सेम एज बफर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने। तो बफर में एक लेवल तक तो पीएच मेंटेन रहना है, लेवल है उसका, उससे ज़्यादा इधर उधर चले जाओगे तो आपका पीएच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और फिर वो बफर नहीं रहेगा, वो किसी और तरीके से रिएक्शन करने लगेगा। ब्लड है, ज़्यादा एसिडिक ब्लड हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बेसिक ब्लड हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तभी तो हमारा डायलिसिस होता रहता है बॉडी के अंदर अपने आप ही, है ना, ताकि पीएच मेंटेन रहे बॉडी का, ब्लड का। इज इट क्लियर? तो ये भी आपकी रिएक्शन को, कॉन्सेप्ट को, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लास्ट आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए केवल इतना समझिए कि कुछ पोलर स्पीसीज होती हैं जिनकी रिएक्शन रेट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मैग्नेट्स का यूज़ कर लेते हैं। अब उस मैग्नेट्स के यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पोलर हैं तो वो बहुत तेज़ी से भागेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से उनकी क्या होगी, रिएक्शन तेज़ी से होगी। और इसको हम अपोजिटली भी यूज़ कर सकते हैं। हम रिएक्शन को स्लो करना चाहते हैं तो हम सेम पोल लगा देंगे, और रिएक्शन को फास्ट करना चाहते हैं तो अपोजिट पोल लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का हम इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इनमें दो फैक्टर, अभी हम एक फैक्टर के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है कंसंट्रेशन, जहाँ से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, इन सब की चर्चा निकल के आएगी। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो होगा आरएनएस कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर टेम्परेचर और कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी,
थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर आप जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट का ग्राफ जो बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो बनेगा, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बस आप लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जुड़िए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, बचे रहें ठंड से। थैंक यू, हैव अ गुड डे।